हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जिसमें हम लोग देखेंगे आज भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स को हम लोग देखेंगे। और फिजिक्स को हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। और हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी में वो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। यानी जितने भी क्वेश्चन होंगे सब के सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए हम लोग चैप्टर वाइज चालू करने वाले, तो आज हम चालू करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हम लोग देखेंगे मापन एवं गति की। क्या देखेंगे? मापन एवं गति की। यानी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए में देखा जाए समय, बी दूरी, सी वेग, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष दूरी मापन की इकाई है, ठीक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह इसका प्रयोग मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी या अन्य खगोलीय दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है जी? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46। याद रखिएगा 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। 10 के पावर 15 मीटर होता है। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर हो गया 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? यानी समय की इकाई कौन नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए प्रकाश वर्ष, बी नैनो सेकेंड, सी माइक्रो सेकेंड और डी सेकेंड। तो याद रखिएगा कि निम्न में से कौन समय की इकाई नहीं है? तो समय की इकाई कौन नहीं है? तो प्रकाश वर्ष। अभी तो हम लोग पढ़े, हम लोग ने जाना है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यानी प्रकाश वर्ष से दूरी मापा जाता है। यानी क्या हुआ? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा था कि समय की इकाई कौन नहीं है? तो प्रकाश वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का ये जो सीरीज है बहुत बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नूरी साल है। ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी, बी एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला, सी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसत फासला, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि नूरी साल है। तो नूरी साल क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। यानी नूर साल मतलब क्या होता है जी? प्रकाश वर्ष। याद रखिएगा कहीं कहीं प्रकाश वर्ष को क्या लिखता है? नूरी साल, ठीक है। द्वारा प्रकाश द्वारा निर्वात में, याद रखिएगा निर्वात में, जब प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष या नूरी साल कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है जी? तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगर मीटर में देगा कहीं तो कैसे देगा? 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि MKS प्रणाली में बल का एकक इकाई है। यानी बल का एकक इकाई क्या है? ऑप्शन ए में कहता है जूल, बी में न्यूटन, सी किलोग्राम, डी न्यूटन मीटर। तो याद रखिएगा MKS प्रणाली में बल का एक एक इकाई है। तो क्या है जी? तो न्यूटन है। कौन है? न्यूटन है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा जी कि MKS में प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः लंबाई का क्या होता है जी? तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एंगस्ट्रॉम
डैश को अभिव्यक्त करने की इकाई है। तो एंगस्ट्रॉम में हम लोग क्या अभिव्यक्त करते हैं? ऑप्शन ए समय, बी द्रव्यमान, सी लंबाई, डी बल। तो एंगस्ट्रॉम में हम लोग जो करते हैं, किसको हम लोग यदि करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो लंबाई को करते हैं। याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम में हम लोग किसको अभिव्यक्त करते हैं? तो लंबाई को करते हैं। यानी एंगस्ट्रॉम लंबाई मापने की इकाई है। यानी क्या होता है कि एंगस्ट्रॉम क्या नापने का? तो लंबाई नापने की इकाई है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक बार बराबर होता है, ऑप्शन ए 10 के पावर -5 पास्कल, बी 10 के पावर 7 पास्कल, सी 10 के पावर 5 पास्कल, डी 10 के पावर 4 पास्कल। तो एक बार बराबर होता है वो होता है किससे? कि 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक है, एक पास्कल जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और एक बार में कितना होता है? एक बार में 10 के पावर 5 पास्कल होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन, ऑप्शन ए प्रकाश मिति, बी तरंगदैर्घ्य, सी ज्योति फ्लक्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो मात्रक है वो है ज्योति फ्लक्स का। किसका है? ज्योति फ्लक्स का। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यदि याद रखिएगा कि ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है किसी स्रोत द्वारा 1 सेकंड में उत्सर्जित प्रकाशमितीय ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? ज्योति फ्लक्स कहते हैं। याद रखिएगा कि 1 सेकंड में उत्सर्जित प्रकाशमितीय ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? ज्योति फ्लक्स कहते हैं, या इसको प्रकाशमितीय शक्ति भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखिए हम लोग इसका डिस्कशन भी करते चलते हैं, इससे क्या होगा कि आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कौन है? तो ऑप्शन ए न्यूटन, बी कैंडिला, सी लक्स, डी नेपियर। तो ज्योति तीव्रता मात्रक है किसका? कैंडिला का। किसका? कैंडिला का। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कैंडिला मात्रक है, ऑप्शन ए ज्योति फ्लक्स, बी ज्योति प्रभाव, सी ज्योति दबाव, डी ज्योति तीव्रता। तो कैंडिला मात्रक है किसकी? तो कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि श्यानता की एसआई इकाई है, ऑप्शन ए पॉइज, बी पास्कल, सी पॉइजूली, डी कोई नहीं। तो याद रखिएगा श्यानता की एसआई इकाई है वो क्या है जी? तो पॉइजूली है। क्या है? पॉइजूली है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि श्यानता की एसआई मात्रा क्या है? तो पॉइजूली होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि प्लांक नियतांक एच की बीमा समान है। ठीक है, ऑप्शन ए कोणीय समवेग के, बी ऊर्जा के, सी समवेग के, डी आवृत्ति के। तो प्लांक नियतांक एच के बीमा समान है। किसके समान होता है? तो याद रखिएगा कि प्लांक नियतांक जो होता है वह कोणीय समवेग के बीमा समान होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 देखेंगे। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऑप्शन ए शक्ति, बी ऊर्जा, सी आवेग, डी बल। तो किलोवाट घंटा जो किसकी इकाई है? तो वो है ऊर्जा की। क्या चीज है? ऊर्जा की। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए कहता है क्या चीज कि 1 किलोवाट घंटा कहलाती है कौन सा? 1 किलोवाट शक्ति द्वारा यदि 1 सेकंड में तय की जाती है, 1 घंटा में तय की जाती है, उसे क्या कहते हैं? 1 किलोवाट कहते हैं। और यह ऊर्जा की इकाई है। किसकी? ऊर्जा की इकाई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? ऑप्शन ए mlt-1, बी
ml3t-1, सी m0l0t-1, डी इनमें से कोई नहीं। तो कोणीय वेग की जो विमा होती है क्या होती है जी, m0l0 और t-1। यानी देखिए कोणीय वेग की विमा क्या होता है, m0l0 और t-1। बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। त्वरण की इकाई है, त्वरण की इकाई ये क्या है? ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड, बी मीटर गुने सेकेंड, सी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी मीटर पर सेकेंड माइनस क्यू। तो देखिए त्वरण की इकाई क्या होती है, त्वरण का इकाई होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? ऑप्शन ए 1000, बी 1 लाख, सी 10 लाख, डी 1 करोड़। तो याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो वो होते हैं कितना, कितना होते हैं 10 लाख होते हैं। कितना होते हैं 10 लाख मिलीमीटर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एक फेमेटो बराबर होता है, एक फेमेटो बराबर होता है। ऑप्शन ए 10 के पावर माइनस 18 मीटर, बी 10 के पावर माइनस 15 मीटर, सी 10 के पावर माइनस 12 मीटर, डी 10 के पावर माइनस 6 मीटर। तो एक फेमेटो बराबर होता है, वो होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कहता है कि 1 ओम मीटर डैश सेंटीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए की बात की जाए 10 के पावर माइनस 6, बी के पावर बी में कह रहा है 10 के पावर माइनस 2, सी में कहता है 10 के पावर माइनस 4 और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 10 के पावर माइनस 4, क्या हो जाएगा -4, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन 18 क्या कहता है कि एक माइक्रोकॉन किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 100 मिमी, बी में कहता है 1000 मिमी, सी में कहता है 0.01 मिमी, डी में कहता है 0.001 मिमी। तो याद रखिएगा एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो मिमी में वो होता है 0.001 मिमी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है कि किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है। ठीक है, ऑप्शन ए कूलाम्ब, बी नॉटिकल मील, सी प्रकाश वर्ष, डी एम्पियर्स। तो याद रखिएगा कि किसी तारे की दूरी को मापने की जो यूनिट है वो है प्रकाश वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए आर्किमिडीज, बी न्यूटन, सी आइंस्टीन, डी डार्विन। तो याद रखिए कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वो किया था न्यूटन। कौन किया था? न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका नाम था क्या जी? सर आइजन न्यूटन ने कब किया था? 1687 में, 1687 में। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपिया। क्या है? प्रिंसिपिया। ठीक है, और इन्होंने न्यूटन के गति नियम दिए थे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? ऑप्शन ए त्वरण, बी बल, सी ऊर्जा, डी एक समान गति। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो वो मिलती है किसके? तो वो मिलती है एक समान गति की। क्या चीज? एक समान गति की। ठीक है, देखिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम कह रहा है, बल के नहीं कह रहा है। अगर कहता कि न्यूटन के प्रथम नियम से तो बल का मिलता, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है कि गति के प्रथम नियम से, तो क्या होगा? एक समान गति, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है ऑप्शन ए न्यूटन का
गति विषयक प्रथम नियम, ठीक है। बी में कहता है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, सी में कहता है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, और डी में कहता है गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो देखिए जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगता है यानी न्यूटन का प्रथम गति नियम से है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण है। ऑप्शन ए, विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए। ऑप्शन बी कह रहा है कि गति का जड़त्व धूल को अलग करता है। सी, झटका धूल तथा कालीन के बीच संशय बल में से मुक्त प्रदान करता है और धूल दूर हो जाती है। डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जी इसका रीजन क्या होता है कि धूल हट जाता है कालीन से, वो होता है कि विराम के जड़त्व में, याद रखिए विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कोई बाहरी बल माने बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए आइंस्टीन, बी आर्किमिडीज, सी गैलीलियो, डी न्यूटन। तो किसने कहा था जी? तो गति का प्रथम नियम में कौन? न्यूटन ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, सॉरी। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? ऑप्शन ए में कहता है न्यूटन के प्रथम नियम का, बी में न्यूटन के द्वितीय नियम का, सी में न्यूटन के तृतीय नियम का, और डी में कहता है संवेग के नियम का। तो जड़त्व का नियम किस में होता है जी? वो होता है न्यूटन के प्रथम नियम में। याद रखिएगा न्यूटन के प्रथम नियम से आपको जड़त्व का परिभाषा मिलता है, जड़त्व का नियम, दूसरी बल का परिभाषा मिलता है, ठीक है। तीसरा बात याद रखिएगा तो न्यूटन के प्रथम नियम के कारण ये होता है, क्योंकि जड़त्व के नियम के कारण होता है। क्या होता है? जड़त्व के नियम के कारण आदमी क्या करता है कि आगे की ओर झुक जाता है, नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? देखिए उसी को बार बार रिपीट कर रहा है। ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की परिभाषा व्याख्या करता है, वो कौन होगा? प्रथम नियम, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन को कितने तरीका से पूछ रहा है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि एक ही चीज को हम लोग बार बार कैसे कैसे, यानी आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी में जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं वो बात को याद रखेंगे कैसे घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, ठीक है, जड़त्व का नियम की व्याख्या करता है और बल की परिभाषा का भी व्याख्या करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, यानी जड़त्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान पर, बी वेग पर, सी आयतन पर, डी संवेग पर। तो वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता करता है किस पर? द्रव्यमान पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी आर्किमिडीज, डी इनमें से कोई नहीं। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया है? तो वो दिया है कौन? गैलीलियो ने दिया है। याद रखिएगा कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो गैलीलियो ने दिया है। बाद में न्यूटन ने जड़त्व पर विस्तृत नियम का प्रतिपादित किया था, बाद में, यानी गैलीलियो के बाद किए थे कौन? न्यूटन। तो यहाँ पे क्या कहता है कि सर्वप्रथम किसने दिया? तो गैलीलियो ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन ए एडिसन, बी न्यूटन, सी फैराडे, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए गुरुत्वाकर्षण के नियमों का परिभाषण आविष्कारक कौन थे? तो न्यूटन थे। कौन थे? न्यूटन थे। देखिए न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। याद रखिएगा कि इस नियम के अनुसार क्या कहता है कि पृथ्वी हर वस्तु की ओर को अपनी ओर खींचती है, यानी पृथ्वी क्या करती है? हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है।
ये किसने बोला है? ये बोले थे न्यूटन ने। किस बुक में? अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में बोले थे। कौन सा? प्रिंसिपिया में। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। रेखीय समवेग संरक्षण बराबर है। क्वेश्चन 30 कहता है कि रेखीय समवेग संरक्षण बराबर है किसके? ऑप्शन ए न्यूटन के प्रथम नियम, बी न्यूटन के द्वितीय नियम, सी न्यूटन के तृतीय नियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रेखीय समवेग के बारे में आ गई तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा कि न्यूटन के द्वितीय तृतीय नियम के संयोग या समवेग के संरक्षण नियम प्राप्त होता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी समवेग संरक्षण पर आधारित है। तो द्वितीय और तृतीय दोनों से प्राप्त होता है, लेकिन इसमें दोनों नहीं ना दिया जी, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं का इसका आंसर लेगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऑप्शन ए स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, बी स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, सी ऊपर की ओर त्वरित होने वाले, डी नीचे की ओर त्वरित होने वाले। तो व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो किसमें होगा जी? तो ऊपर की ओर त्वरित होने वाले में क्या होगा? भार अधिक होता है। यानी ऊपर जाते हुए लिफ्ट में आभासी भार क्या होता है? वास्तविक भार प्लस मास उसमें क्या होता है? जुड़ जाता है। नहीं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? ऑप्शन ए गतिहीनता, बी जड़त्व, सी कुल भार, डी अक्रियता। तो किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो ऑप्शन ए देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है? किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, देखिए ऑप्शन में क्या कहता है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है कब? जब ऑप्शन ए वेग का सिर्फ मान नियत रहता है, बी में कहता है वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, सी वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, डी वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। इसका क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखिएगा वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो तब वहां पे क्या होगा? किसी पिंड का वेग समरूप होता है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है। पिंड के संवेग में परिवर्तन है। ऑप्शन ए में देखा जाए 2mv, बी में कहता है 0 और सी में कहता है mv और डी में कहता है -mv। तो याद रखिएगा कह रहा है कि एम द्रव्यमान वाले एक पिंड भी वेग से एक दीवार में टकराता है और उसी चाल से वापस आता है तो क्या होगा जी? तो क्या होता है? उसको दुगुना टाइप दुगुना हो जाता है, यानी 2mv हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2mv हो जाएगा, यानी संवेग का परिवर्तन क्या होगा? 2mv में हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम लोग न्यूमेरिकल में फिर एक बार और देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल भी लास्ट में हम लोग देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस रहता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, बी बर्नौली प्रमेय, सी एवोगाड्रो परिकल्पना, डी संवेग संरक्षण। तो रॉकेट के सिद्धांत किस पे काम करता है? तो वो करता है संवेग संरक्षण पर। किस में करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट से गैस अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है तथा रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती है, इसलिए इसमें कौन सा काम करता है? संवेग संरक्षण काम करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक मछुआरा झील में फंस गया क्योंकि उसके मोटर बोट की मोटर खराब हो गई
किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? 37 नंबर क्वेश्चन। नहीं तो देखिए ऑप्शन ए की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि उसे नाव के अंदर ही किनारे की ओर चलना प्रारंभ कर देना चाहिए। बी, उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। सी, उसे नाव पर लेट जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटर बोट की मोटर खराब हो गई है। किनारे तक पहुंचने की उसे क्या करनी चाहिए? तो उसे करनी चाहिए क्या चीज कि उसे नाव के अंदर ही किनारे की ओर चलना आरंभ करना चाहिए, उसे नाव के अंदर ही। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जा सकता है, वक्र होगा। ऑप्शन ए एक दीर्घवृत्त, बी एक सीधी रेखा, सी एक परवलय और डी एक वृत्त। तो देखिए SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जा सकता है, वक्र कैसा होगा? तो वो वक्र होगा एक दीर्घवृत्त होगा। क्या होगा? एक दीर्घवृत्त होगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का क्या होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली, ऑप्शन ए समान गति होती है, बी समान वेग होता है, सी समान त्वरण होता है, डी समान बल होता है। तो क्या होता है जी उसमें दोनों में समान? तो समान त्वरण होता है। क्या होता है? समान त्वरण होता है, एक समान से गिरती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है कि यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल क्या होगा? ऑप्शन ए कभी कभी पृथ्वी के केंद्र से जाता है, बी पृथ्वी के केंद्र से नहीं जाता है, सी पृथ्वी के केंद्र से जाता है, डी पृथ्वी पर गिर जाएगा, ई समान रूप से अवतरण करती रहेगी। यानी क्या होगा? यदि देखिए कह रहा है यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल कैसा होगा? तो दीर्घवृत्त का तल क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र से जाता है। उस परिस्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी के केंद्र से जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है स्प्रिंग का काठिन्य है, यानी क्या है? ऑप्शन ए स्प्रिंग की वाहिका धारिता, बी में कहता है आधार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर भार, सी में कहता है प्रति एकांक विक्षेपण पर भार। तो स्प्रिंग का काठिन्य है, क्या काठिन्य है जी? तो स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि जी की इकाई डैश यूनिट है। ठीक है, ऑप्शन ए Nm/kg, बी में कहता है Nm²/kg, सी में कहता है Nm²/kg² और डी में कहता है N²m²/kg। तो देखिए इसमें क्या होता है जी? तो इसमें हो जाएगा n-m है तो इसमें हो जाएगा जो ये हो जाएगा क्या चीज कि देखिए ऑप्शन नंबर 1 में देखिएगा N-m/kg है, बी में कहता है N-m²/kg, सी में कहता है N-m²/kg² और डी में कहता है N²-m²/kg। तो देखिए जी की इकाई यूनिट है, किसकी यूनिट है? तो ये यूनिट जो हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी N-m²/kg²। मतलब क्या हुआ कि न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर बट्टा किलोग्राम स्क्वायर, याद रखिएगा। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहता है कि आवेग माप है, ऑप्शन ए द्रव्यमान का, बी गति की प्रमात्रा का, सी वेग का, डी भार का। तो आवेग माप है, किसका माप है जी? तो ये आवेग जो माप है वो है भार का। किसका है? भार का, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहता है कि बल का मात्रक है, ऑप्शन ए किलोग्राम/मीटर सेकेंड स्क्वायर, बी में कहता है किलोग्राम इंटू मीटर/सेकेंड स्क्वायर, सी में कहता है किलोग्राम मीटर/सेकेंड और डी में कहता है किलोग्राम मीटर माइनस
सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक है kg इंटू m बाई सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी बल का मात्रक क्या होता है? तो बल बराबर क्या होता है जी? द्रव्यमान गुने त्वरण। तो वही ना, त्वरण जब त्वरण होता है, याद रखिएगा, जब इसका क्या होता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान के लिए क्या हुआ? केजी हुआ, और त्वरण के लिए क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी बल का मात्रक बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। और त्वरण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं जी? इसका क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस में? बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है 1 माइक्रोन बराबर है, रिपीट कर दिया क्वेश्चन, नहीं, ऑप्शन ए में कहा 100 mm, बी में कहा 1000 mm, और सी में कहा 0.01 mm, और डी में बोला 0.001 mm। इसका क्या होगा? 1 माइक्रोन जो बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो डी का, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि तापमान का एसआई मात्रक है, क्या है? ऑप्शन ए जूल, बी केल्विन, सी वाट, डी कैलोरी। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या है जी? तो तापमान का एसआई मात्रक जो है वो है केल्विन। कौन है? केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी की गति उत्पन्न नहीं होती है। ऑप्शन ए गति के तीसरे नियम का कारण, बी जड़त्व के कारण, सी घर्षण के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी, यानी जड़त्व के कारण क्या होता है? उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी विरामावस्था का जड़त्व होता है। उसमें क्या कहते हैं उसको? एक होता है गतिज का जड़त्व, एक होता है विरामावस्था में। तो पानी से भरी गिलास में क्या हो गया? कौन सा बल लग गया जी? तो विरामावस्था का जड़त्व काम करता है वहां पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। ऑप्शन ए विभव बल, बी गुरुत्व बल, सी स्प्रिंग बल, डी प्रत्यायनन बल, और ई में कहता है गतिज बल। तो याद रखिएगा, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रत्यायनन बल, प्रत्यानयन बल कहते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स, यानी क्या होता है? स्प्रिंग क्या होता है? पहले पूरा लंबाई हो गया, फिर सिमट गया, नहीं, यानी सिमटने के बाद क्या होता है? उसको दबाव जो होता है तो क्या होता है? सिमट जाता है। जब ऊपर में जाता है, यानी हटने के बाद क्या होता है? वो फिर फैलाव हो जाता है। उसी बल को क्या कहते हैं हम लोग? प्रत्यानयन बल कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में एक ग्राफ दिया हुआ है, और उसमें कहता है मंदक का मान है। इसमें बताता है कि मंदक का मान आपको बताना है। ठीक है, इस पिक्चर को देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें ऑप्शन में एक दिया है कि 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर, बी में कहता है 2 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, और सी में कहता है 0.3 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 4 के अगर 49 का अगर बात किया जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ए हो जाएगा। क्योंकि जब वेग की बात की जाए, मंदन की समवेग की बात की जा रही है, संवेग की बात की जा रही है, तो देखते हैं हम लोग क्या कहता है? वर्ग मीटर बाई सेकेंड में, देख रहे हैं ना क्या कहता है? सेकेंड में। और यहाँ पे कितना है जी? 50 सेंटीमीटर में, नहीं मीटर में दे दिया। इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे क्या आ जाएगा? 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। हालांकि हम लोग क्या करेंगे, एक और वीडियो लेकर के आ रहे हैं हम लोग न्यूमेरिकल का, उसमें हम लोग इसको डिफाइन अच्छे से करेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल है। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि गतिमान वस्तु में होती है, गतिमान वस्तु में क्या कौन सी बल होती है? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, बी भूतापीय ऊर्जा, सी जल विद्युत ऊर्जा, डी गतिज ऊर्जा। तो गतिमान वस्तु में कौन सा ऊर्जा होगी? वो होगी कौन चीज? गतिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में देखेंगे कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए, देखिए चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन ए गतिज, बी स्थितिज, सी गतिज एवं स्थितिज दोनों, डी शून्य।
तो बात सही है, कभी हम लोग एकदम स्थिर होते हैं और कभी क्या होते हैं, यानी हम लोग का बॉडी हिलने लगता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उस स्थिति में गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा विद्यमान होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया, प्रक्रिया एवं प्रतिक्रिया। अब कहता है कि क्या है, ऑप्शन ए में कहता है कि दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं, बी समान परिणाम रखते हैं, सी विरोध दिशा रखते हैं, और डी कहता है सभी सही है। तो देखिए क्रिया एवं प्रतिक्रिया की बात अगर किया जाए, क्रिया और प्रतिक्रिया के तो क्या होता है जी, क्रिया और प्रतिक्रिया में सभी चीज होता है। कौन, दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, बी में कहता है समान परिणाम रखते हैं, बात सही है, विरुद्ध दिशाएं रखते हैं, बात सही है, यानी सभी के सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगुनी हो तब लगने वाले समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। ऑप्शन ए की बात की जाए दुगुना, बी की बात की जाए आधा, और सी की बात किया जाए 3 गुना, और डी में कहता है 1/4। तो याद रखिएगा, इसमें इस क्वेश्चन को बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगुनी हो तब लगने वाले समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित होगी, तो क्या होगा जी, इसका हो जाएगा आधा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देखिए जब किसी गतिमान वस्तु की गति दुगुनी हो तो हम क्या करेंगे, जो समय लग रहा है वो क्या हो जाएगा, आधा ना हो जाएगा जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहता है कि विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति मापा को माना जाना जाता है। विभवांतर, ऑप्शन ए विभव मापी, बी एमीटर, सी वोल्ट मापी, डी गैल्वेनोमीटर। तो विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, क्या जाना जाता है जी, तो वोल्ट मापी। क्या जानता है, वोल्ट मापी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। देखिए दोबारा क्वेश्चन आया है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। ऑप्शन ए आवृत्ति, बी तरंगदैर्घ्य, सी आवर्तकाल, डी समय। तो एंगस्ट्रॉम क्या नापता है जी, तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है तरंगदैर्घ्य को। क्या जानता है, तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है कि टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है, टैकोमीटर से, याद रखिएगा टैकोमीटर से। ऑप्शन ए तापक्रम, बी प्रवाह, सी दाब, डी चाल। तो टैकोमीटर से क्या मापा जाता है, तो टैकोमीटर से नापा जाता है चाल, यानी गति को मापा जाता है। देखिए टैकोमीटर एक उपकरण है जिससे हम किसी वाहन की चाल अथवा मतलब रेट ऑफ शाफ्ट्स रोटेशन को मापते हैं, यानी वाहन की चाल को मापने के लिए हम लोग टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या वायुयानों के मोटर बोटों में क्या कहता है, इसका प्रयोग किया जाता है, टैकोमीटर को गति मापी जाती है उससे, टैकोमीटर से। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। अब बताइए एनीमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं। ऑप्शन ए पवन की दिशा, बी पवन का वेग, सी पवन की दाब प्रवणता, डी पवन की गति एवं बल। तो याद रखिएगा एनीमोमीटर से हम लोग मापते हैं क्या चीज, पवन का वेग मापते हैं। तो हम लोगों ने आज देखा चैप्टर 1, और वो भी हम लोग देखा कि आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी में वो क्वेश्चन देखा जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आज हम लोग देखा फिजिक्स का पहला चैप्टर। इसी प्रकार क्या करेंगे कि हम लोग चैप्टर वाइज इसको देखते रहेंगे। ठीक है ना, यानी चैप्टर वाइज क्या करेंगे, टोटल फिजिक्स को हम लोग खत्म करने वाले हैं एमसीक्यू के माध्यम से, वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।